क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, इतिहास के चैप्टर्स क्या मज़ेदार होती हैं, है ना। तो इसको अगर कहानी की तरह देखें तो बहुत मज़ा आता है। तो चलो आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, 3 महाद्वीपों पर फैला हुआ साम्राज्य, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। ये 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? ये देखो, यूरोप, और ये है अफ्रीका, और ये है एशिया। और ये साम्राज्य जो था ये था रोमन एम्पायर। देखो इसको, रोमन एम्पायर जो इतना बड़ा एक इतिहास है, इसको हम 2 हिस्सों में बांट के देखेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे इसका उत्थान, इसका विकास और इसका पतन। और अगले वीडियो में हम देखेंगे रोमन एम्पायर में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन कैसे रहता था। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता कैसे चला? क्योंकि उस वक्त हमें मिले हैं बहुत सारे पैपिरस जिस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, शिलालिपियाँ मिली है, शिला आलेख मिले हैं, जिसमें से हम लोगों ने इस सब के बारे में पता लगाया है। तो शुरू करें। अगर रोमन एम्पायर पे आप कोई मूवीज़ देखो तो आपको कुछ ऐसे सीन देखने मिलेंगे। पर ये रोमन सभ्यता का ना एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रोमन सभ्यता को समझने के लिए हम चलेंगे 509 BC। उस वक्त रोम में जो राजा थे, रोम की जनता ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा हमें चाहिए एक गणतंत्र। तो रोम बन गया एक गणतंत्र, नेशन स्टेट, शहर राज्य। और गणतंत्र में प्रशासन कैसे होता था? सबसे ऊपर था सेनेट, जो एक संसद की तरह था। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे और ये सब ना अमीर वर्ग से या कुलीन वर्ग से ये लोग आते थे। हर विषय पे ये लोग डिबेट करते थे और जो भी डिसीजन होता था वो या तो सर्वसम्मति से होता था या तो बहुमत से होता था। किसी एक के पास पूरी सत्ता नहीं थी। सेनेट के जो लीडर थे उनका नाम था प्रिंसेप्स, और ये पूरा कमांड इनका था सेना के ऊपर। सेना उस वक्त अश्वारोही सेना होती थी और इनके जो सेना, अश्वारोही सेना और सेनापति, ये सब ना ये भी अमीर परिवार से आते थे, क्योंकि ये घोड़े को मेंटेन करना, सारे आर्मर वगैरह मेंटेन करना, ये सब व्यय सापेक्ष था। तो गरीब आदमी इसमें बहुत ज़्यादा आ नहीं पाते थे। गरीब आदमी तो सेना के लोअर रैंक्स में रहते थे। तो ये जो 3 लेवल्स थी, जो सेनेट के जो प्रिंसेप्स और उनके साथ सेना, ये तीनों मिलकर प्रशासन को करती थी। शुरू होने के बाद से ही रोमन साम्राज्य ने धीरे धीरे फैल रही थी। अगल बगल के जो और राज्य थे इन पर झपटा करके इनको वो ले लेती थी, इनको अपने में मिला रही थी। पर इसका सबसे बड़ा फैलाव हुआ जूलियस सीजर के टाइम पे। वो था टाइम 100 BC। जूलियस सीजर जब जन्म लिया उन्होंने, वो एक सम्भ्रांत परिवार में थे और वो एक बहुत ही कुशल सेनापति बने। उन्होंने एम्पायर को नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में खूब फैलाया। और जूलियस सीजर इसके साथ साथ एक बहुत कुशल राजनीतिक भी थे। वो सेनेटर बने, उसके बाद वो सेनेट के लीडर बन गए और फिर उन्होंने अपने आप को एम्परर, सम्राट घोषित कर दिया और सारी सत्ता उनके हाथ में आ गई। तो जो शुरू हुए थे 500 साल पहले कि सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं होगी, वो बात चेंज हो गई। सेनेट तो तब भी था, सेनेट में डिस्कशन तब भी होते थे, पर जूलियस सीजर के पास बहुत ज़्यादा क्षमता थी। जूलियस सीजर के बाद आए सम्राट ऑगस्टस सीजर। इन्होंने पूरे राज्य को, पूरे साम्राज्य को एक अनुशासनिक घेरे में बांधा और इनको पहला एक छत्र सम्राट माना गया। उनके बाद जो आए टाइबेरियस सीजर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको इतिहास उनको कभी कभी लेज़ी सम्राट भी कहते हैं। पर उनके बाद आए सम्राट ट्राजन को लगा कि क्यों ना मैं भारत तक को अपने एम्पायर में ले लूँ। तो वो पूर्वी दिशा में कूच करते हुए निकले। सीरिया, इराक, इस सब को उन्होंने जीत लिया। पर उसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, इसलिए वो वापस चले गए। तो अब देखो एम्पायर कितना बड़ा हो गया है। इतने बड़े एम्पायर को अनुशासन में रखने के लिए तो कोई सिस्टम चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। हर प्रांत में एक बहुत बड़ा शहर होता था, जो मेन शहर होता था। उसमें बैठते थे गवर्नर के साथ होते थे उस जगह के जितने अमीर वर्ग थे, वो गवर्नर के साथ मिलकर काम करते थे और गवर्नर के साथ रहती थी सेना। तो ये सब लोग मिलकर उस एरिया में जितने छोटे शहर, गांव, इन सब पर अनुशासन रखते थे। और गवर्नर के 2 काम थे, एक रोमन तौर तरीके से अनुशासन करना और दूसरा रोमन साम्राज्य के लिए संसाधन जुटाना। और ये संसाधन आता था टैक्स से, लोगों से, जो कृषि पे टैक्स, विनिर्माण पे टैक्स, व्यापार पे टैक्स, इन सब चीज़ों से वो टैक्स इकट्ठा करते थे।
पहले और दूसरे शताब्दी में ये शहर बढ़ने लगे और जितने बड़े हुए प्रशासनिक और भी चीज़ें इसमें आने लगी। फॉर एग्जाम्पल, इनमें बने मैजिस्ट्रेट, दंडनायक, इनमें बने सिटी काउंसिल जो है नगर पालिका। इस तरीके से इन शहरों में प्रशासन बहुत सुंदर तरीके से चलने लगा। फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में रोमन साम्राज्य के कुछ बड़े बड़े शहरों के नाम भी देख लो, एंटियोक, अलेक्जेंड्रिया, कार्थेज। आप अगर इनको मैप पे देखोगे ये तीनों पूर्वी दिशा में थे। क्यों? क्योंकि पूर्वी दिशा की जो एरियाज थी, जो प्रांत थे, वो ना बड़े समृद्ध थे, वहाँ से खूब कर मिलता था, खूब व्यापार होता था, इसलिए ये बड़ी बड़ी बंदरगाहें उस साइड पे बनने लगी। और इतने बड़े प्रांत में जो सरकार चल रही थी उसकी भाषा क्या थी? भाषा तो बहुत सारे थे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रुचि, अलग अलग रहन सहन, पर सरकारी भाषा थी लैटिन और ग्रीक, लैटिन और यूनानी। और पश्चिम का क्या? पश्चिम दिशा में ना बड़े सारे जनजाति थे। फ्रांस के एरिया में थे फ्रैंक, स्पेन में थे विजिगॉथ, जर्मनी के एरिया में थे गॉथ। ये सारे बार बार डैन्यूब नदी, राइन नदी को पार करके आके रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करते रहते। तो इनको संभालने के लिए एक बड़ी सेना की भी ज़रूरत थी, और रोमन सेना जो थी वो व्यावसायिक सेना थी। इसमें कोई ऐसा ज़बरदस्ती बात नहीं थी। रोमन सेना जो ज्वाइन करते थे उनको पूरी सैलरी मिलती थी और सेना में 25 साल मिनिमम उनको काम करना पड़ता था। कभी कभी सेना के लोग अपनी वेतन बढ़ाने के लिए राजा से मांग करते रहते थे, कभी कभी विद्रोह भी कर देते थे। हर राजा चाहता था सेना शांत रहे, सेना हमारे लिए अच्छी तरह काम करे, नहीं तो साम्राज्य को कैसे वो प्रशासन में रख सकेंगे। सोचने की बात है ना। समय बीतता गया, दूसरी तीसरी शताब्दी में अब हम आ जाते हैं। इस वक्त प्रांत के जो सम्भ्रांत परिवार थे ये रोमन तौर तरीके खूब सीख गए थे, तो वो सेनेट में भी आने लगे और वो सेना में भी आने लगे। तो सेना और सेनेट दोनों में पहले जो इटालियंस का बहुत बड़ा प्रभाव था वो कम हो गया, प्रांत के लोग उसमें काफ़ी संख्या में आने लगे। तीसरी शताब्दी में साम्राज्य थोड़े प्रॉब्लम में था। एक तो पश्चिम दिशा से सारे जनजाति बार बार अटैक कर रहे थे, और पूर्वी दिशा जो नॉर्मली थोड़ी शांत रहती थी वहाँ भी प्रॉब्लम आने लगे। ईरान में अचानक ससानिड नाम के एक आक्रामक वंश उभरे। 15 साल के अंदर ये फैले और इराक तक आ गए और बार बार रोमन साम्राज्य के पूर्वी दिशा पर आक्रमण करने लगे। तो दोनों हिस्सों पे रोम की सेना जूझ रही है, और ये एक बड़ा टर्मोइल का टाइम था, डामाडोल का टाइम था। कैसे पता चला? क्योंकि 47 ईयर्स में कोई 25 सम्राट बने, यानी कि कोई एक राज सम्राट 2-3 साल से ज़्यादा राज नहीं कर पा रहे थे। फिर हम आते हैं 259 AD में। ससानियन राजा थे शापुर I। उन्होंने एंटियोक शहर पे धावा बोला, 60,000 सेना को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और रोम के सम्राट वैलेरियन उस वक्त एंटियोक में थे, उनको वो कैदी बनाकर उठा के ले गए और कैदी बनाकर ज़िंदगी भर वहीं अपने पास रखा ईरान में। तो इससे पूरी रोमन साम्राज्य हिल उठी, सम्राट को ले गए, ये कैसे हुआ? और उनके बेटे जो सम्राट हुए गैलेनियस, उन्होंने कहा ये सब हुआ है सेनेट की वजह से। सेनेट के लोग रोम में बैठे रहते हैं, उनको सेना के बारे में क्या पता, पर वो सेना को डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने सारी सत्ता उनके हाथ से छीन ली, सेनेट के हाथ से छीन ली और सेनापतियों को दे दी कि तुम लोग सामने हो, एकदम फ्रंट लाइन पे हो, तुम डिसाइड करो कैसे लड़ना है, ईरानियों के साथ या पश्चिम में दूसरे जनजातियों के साथ। अगले सम्राट बने डायोक्लेटियन। इन्होंने सोचा कि इतना मारपीट करके हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हर वक्त इधर युद्ध उधर युद्ध, दिमाग खराब करने वाली बात है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो प्रांत हमारे किसी काम नहीं आती उन प्रांतों को छोड़ दिया जाए, और उन्होंने वही किया। राज्य को उन्होंने थोड़ा छोटा बना लिया, सारे पेरीमीटर पे उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, और उन्होंने जो सामरिक और असामरिक नियंत्रण थे उन सबको नए सिरे से ढाला। वो कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे थे, पर सबसे बड़े परिवर्तन तो लाए एम्परर कॉन्स्टेंटीन, सम्राट कॉन्स्टेंटीन। वो 3 बहुत बड़े परिवर्तन लाए। फर्स्ट था राजनैतिक। उन्होंने कहा सोचा इतना बड़ा एम्पायर, एक रोम से हम इसको कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने एम्पायर को 2 हिस्सों में बांटा। जो पश्चिमी हिस्सा था उसमें उन्होंने रोम को उसकी राजधानी बना दी, रोम से उसको मैनेज किया जाए, और जो पूर्वी हिस्सा था उसको उन्होंने नाम दिया बाइजेंटाइन एम्पायर। था तो रोमन एम्पायर का ही पार्ट, और उसको कैपिटल बना कॉन्स्टेंटिनोपल। तो एक और राजधानी बनी कॉन्स्टेंटिनोपल में, जिसको आज आप इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। तो ये तो था राजनीतिक परिवर्तन। फिर आर्थिक परिवर्तन क्या किया?
उस वक्त स्पेन के खदानों से चांदी आती थी, जिससे चांदी के सिक्के बनते थे। स्पेन के खदानों में चांदी खत्म हो गया, अब क्या करें? तो सम्राट ने स्टार्ट किया सोने के सिक्के, जिसको कहते थे सॉलिडस। सेना को वेतन मिलता था, नौकरशाही लोगों को वेतन सैलरी मिलती थी, ये सॉलिडस से। व्यापार होता था सॉलिडस से, कृषि का बेकाकेनी सब कुछ होता था सॉलिडस से। तो लोगों के पास धन बहुत बढ़ गया और लोग बड़े खुश हो गए और लोग अपने धन को अच्छी तरह लगाना चाहते थे। कोई तो ज़मीन खरीद रहे थे, कृषि का काम कर रहे थे, कोई विनिर्माण में लगा रहे थे, कोई व्यापार में लगा रहे थे। और सरकार ने साथ साथ इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए सड़कें बनाई, नहरें बनाई, कैनाल्स बनाए, बंदरगाह बनाए, ईंट भट्टे बनाए, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को प्रोत्साहन दिया। तो ये तो था आर्थिक हिसाब। और तीसरा जो परिवर्तन था, जो एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट परिवर्तन था, जो आज तक उसका इफेक्ट हम फील करते हैं, और वो था धार्मिक परिवर्तन। उन दिनों रोम के लोग कई देव देवियों की पूजा करते थे। कुछ यूनानी देव देवी जैसे जेउस, जो देवताओं के देव थे, राजा थे, जैसे मिनर्वा युद्ध की देवी, मार्स युद्ध के देवता, ऐसे बहुत सारे देव देवियों की पूजा करते थे। तो उन्होंने, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने कहा ये सब देव देवियों की पूजा बंद, अब से हम ईसाई धर्म फॉलो करेंगे। पर अधिकतर लोग तो देव देवियों की मूर्ति पूजा को ही विश्वास करते थे, तो इनको वो काफ़ी कड़ाई से करने लगे। पर पूरे पॉपुलेशन को चेंज करने में इनको काफ़ी टाइम लगा। कोई 300 साल बीत गए इनको पूरे पॉपुलेशन ईसाई बनने में। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के बाद रोमन एम्पायर ना थोड़ी ऊपर नीच टाइप का हो रहा था, और पश्चिम की जनजातियाँ बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी। और फिर उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, स्वतंत्र डिक्लेयर, हम रोम के अंडर में है ही नहीं, हम फ्री हो गए हैं, ये अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो रोमन सम्राटों ने उस एरिया को छोड़ दिया। 5वीं सदी 6ठी सदी में आते आते हम देखते हैं कि पश्चिम का जो एम्पायर था वो तो प्राय ख़त्म ही हो गया, पर पूर्व का जो एरिया था वो सही सलामत था, जो बाइजेंटाइन एम्पायर था। तो उस वो बहुत नज़र डाल रहे थे। और सम्राट जस्टिनियन के अंडर में ये तो इतना फूला फला, उसको एक गोल्डन एज कहा जाता है। पर 7वीं सदी आते आते फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गए। 612 AD में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लामी राज्य का स्थापन किया, और उनके बाद ये इस्लामी राज्य बहुत तेज़ी से फैला, सारे अरबी देशों को जीत लिया, और फिर आके बाइजेंटाइन सम्राट पर आक्रमण करने लगे। धावा बोलते, कुछ ज़मीन अपने अंतर्गत ले देते, फिर बाइजेंटाइन सेना आती, वो ज़मीन को वापस ले जाते। ऐसे खींचातीनी करते करते 15वीं शताब्दी तक हम पहुँच रहे हैं, जब ना बाइजेंटाइन एम्पायर प्राय ख़त्म ही हो चुका है, केवल कॉन्स्टेंटिनोपल शहर बड़ी तरीके से बचा हुआ है। अब आते हैं सुल्तान महमद II। सुल्तान महमद II तुर्की सुल्तान थे, और इन्होंने 1453 पे कॉन्स्टेंटिनोपल पर ज़बरदस्त धावा बोला। कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी, मोटी मोटी थी, तो इसमें ना लोग बड़ी जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाते थे। पर ये दीवारें सुल्तान महमद II के जो तोपें थी इसके सामने खड़ी न हो पाई, सारी दीवारें टूट गई और सुल्तान ने पूरे शहर को जीत लिया। जो आखिरी रोमन सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन 11, वो इस युद्ध में मारे गए, और उनके साथ रोमन साम्राज्य विनाश हो गया, ख़त्म हो गया, शेष हो गया। सुल्तान महमद II ने ऑटोमान एम्पायर की स्थापना की, और पर जानते हो कब तक ये ऑटोमान एम्पायर रही? 1453 से लेकर 1922 तक। तो मेरे दोस्तों, ये था रोमन साम्राज्य का उत्थान, विकास और पतन। तो इसको आप अगर सम्राट के हिसाब से याद करो तो आपको बड़ा क्लियर रहेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इस साम्राज्य के टाइम में लोग रहते कैसे थे, उनका आर्थिक व्यवस्था क्या था, सामाजिक व्यवस्था क्या था, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या था। तो उसके लिए आप वेट करो अगले वीडियो के लिए। और आप हमारे साथ ये सोशल मीडिया पर जुड़े हो ना, इस पर रोज़ मोटिवेशनल पोस्ट डलता है, अच्छा मोटिवेशनल पोस्ट। आपको अच्छा लगा तो हमें तो 5 गुना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।